सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 23 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ईडी से रिलेटेड है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट लिकर कंपनीज है उनके ऑफिसेस पे रेड किया इसी साल, और एम्प्लॉयज़ के फ़ोन और डिवाइसेस चेक किए और उनके फ़ोन्स भी क्लोन किए गए और जो उनके एफआईआर भी लगाई गई और कॉरपोरेशंस पे जो है क्रिमिनल केस बनाए गए। तो वही सीजीआई ने बोला कि क्रिमिनल पे कॉरपोरेशन केस कैसे बन सकता है, इंडिविजुअल पे एफआईआर ठीक है लेकिन कॉरपोरेशन पे नहीं। तो ईडी ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं और ये ग्रॉस वायलेशन है किसी के प्राइवेसी का, और तो उसी की जो है इस पे रोक लगा दिया है, अभी स्टे लगा दिया है। ईडी क्या है बेसिकली? ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सेंट्रल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होते हैं उनके केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर ये इन्वेस्टिगेट करती है। तो इसके पावर ये होते हैं कि ये प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, लोगों को समन कर सकती है और जो है रेड्स कर सकती है और मनी ट्रेल कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है ना। तो ईडी जो एक सेंट्रल एजेंसी है जबकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब ईडी बिना स्टेट की अप्रूवल के एक्शन लेती है तो फेडरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है टीएम जो तमिलनाडु में जो एक्शन हो रहा था ये उसकी रेट पर स्टे लगा दिया है और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली यहाँ पे हमने देखा ही था कि मल्टी पार्टी जो टीम्स हैं, मल्टी डेलीगेशन 25+ कंट्रीज़ में अलग अलग देशों में जाके वो बता रहे हैं कैसे जो पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को फैलाता है और वहाँ का सपोर्ट बेसिकली गेन कर रहे हैं। और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो टेररिज्म के टॉपिक पे यूनाइटेड हैं। यहाँ पे पीएम मोदी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस को इनॉग्रेट किया है। तो जिसमें कि स्टार्ट हुई थी ये स्कीम 2022-23 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में। तो इंडियन रेलवे स्टेशंस को इसमें वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो जैसे मॉडर्न डिज़ाइन और आर्किटेक्चर होना चाहिए ट्रेन्स का, बेटर वेटिंग एरियाज़, लॉन्ज, अपग्रेडेड टॉयलेट्स होने चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छा होना चाहिए, फ्री वाईफाई होना चाहिए और दिव्यांग के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। ये सब फैसिलिटीज़ इसमें बेसिकली देना था, ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स हों, तो ये सारा इस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि जो सीएजी हैं उनके ऑडिट जो चल रहे थे अजमेर शरीफ दरगाह में। तो सीएजी क्या है बेसिकली? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 से 151 में इनका प्रोविज़न है कैग का, और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है और जो रिपोर्ट करती है आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनको ऑडिट करना, ऑटोनोमस बॉडीज़ जो फंड की जाती हैं, बॉडीज़ फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो, और तो ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पब्लिक मनी का इंश्योर करता है। तो और रिपोर्ट सबमिट करता है कि इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर को, जैसे कौन सी रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की रिपोर्ट, और हाँ ऑडिट रिपोर्ट जो फाइनेंस अकाउंट की होती है और जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट सबमिट करता है। तो बेसिकली ये सारा इसका बेसिक इसके बारे में था। जितने भी स्कैम्स होते हैं, करप्शंस होते हैं, उनको एक्सपोज करने में हेल्प करता है। जैसे 2G स्कैम हो गया, आपका कोल एलोकेशन स्कैम हो गया, तो ये सब इसी ने एक्सपोज किया था। फिर यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली आपका एक कावेरी अथॉरिटी जो है रिव्यू कर रही है जो भी आपके डैम्स हैं कावेरी बेसिन में, क्योंकि इस बार जो है रिजर्वायर स्टोरेज अभी लॉन्ग टर्म एवरेज से बेटर है और साउथ वेस्ट मानसून भी जो है अबव नॉर्मल होने की उम्मीद है। तो बेसिकली पूरा रिव्यू चल रहा है कि कोई डायरेक्ट रिलीज़ करना है वाटर, नहीं रिलीज़ करना है, कितना पानी है नहीं है, तो उसके हिसाब से ये लोग प्लान करेंगे और फ्यूचर वाटर शेयरिंग डिसीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये। फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी फ़नी न्यूज़ है कि बेसिकली जो है केरला में एक कस्टमर ने ग्रेवी पराठा के साथ उसको ग्रेवी नहीं सर्व की गई, तो उसने जो है जो कि फ्री मिलती है उनके हिसाब से, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी कंज्यूमर के जो आपके रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए की मेंटल एग्नी डिमांड की और 10 लाख का लीगल कॉस्ट डिमांड किया। बट कमीशन ने उसे ग्रेवी का ना मिलना जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि क्वालिटी, क्वांटिटी और सेफ्टी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी, तो ना कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया, तो जो है वो बेसिकली डिसमिस कर दिया गया। तो देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या चीज़ है। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 2019 में, उससे पहले 1986 का वर्जन था ये।
और कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करता था और उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन देता था। तो ये कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में उनको जागरूक भी बनाता था। और जैसे कि इसके पास क्या फ़ीचर्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, है ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल। तो ये सारे उनके राइट्स हैं जो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं। कोई भी ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है इसकी कंप्लेंट, है ना। ये बेसिकली अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये सारा इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे डिफेक्टिव है या फिर सर्विस इशू है कोई, तो एक्ट में जो पेनल्टीज़ और फाइन्स का पूरा प्रोविज़न है इसमें, ठीक है, पेनल्टीज़ और फाइन्स का। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में छत्तीसगढ़ के जो है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में एक कोबरा कमांडो की और एक माओइस्ट की जान गई, और कोबरा कमांडो की भी जान चली गई एक। तो बेसिकली है क्या ये कोबरा और जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्सेस। तो छत्तीसगढ़ में जो है बेसिकली कोबरा है एक सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट है जो कि आपके नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में ट्रेंड कमांडो फोर्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगल कॉम्बैट और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में एक्सपर्ट होते हैं। अब दूसरी जो फोर्स है वो लोकल जो लोगों के द्वारा बनाई गई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो ये बेसिकली ये गवर्नमेंट ने बनाया वहाँ के लोकल फोर्स, जो ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को ट्रेन करके बनाया है और लोगों को नॉलेज की वजह से माओइस्ट की एक्टिविटीज़ ट्रैक करता है ये। तो ये बेसिकली है। तो ऐसे ही जैसे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा आपका ग्रे हाउंड्स, ठीक है। बेसिकली ये लोग किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं माओइस्ट जो है, ये जो पीजेंट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है, ओवरथ्रो करने की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली एनआईए ने एक जो अटैक करवाया एक टेम्पल में अमृतसर के, उसमें से एक आरोपी को पकड़ा है। तो एनआईए क्या है, बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि आपकी जो है काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। ये 2008 में बनाई गई थी, ठीक है, आफ्टर मुंबई टेरर अटैक। तो ये टेररिज्म रिलेटेड केस में सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करती है। और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जैसे हाईजैकिंग हो गया, साइबर टेरर हो गया, और आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, इन सब के लिए बेसिकली एक इनको स्पेशल पावर दी गई, जैसे मल्टीपल स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करना विदाउट परमिशन, ठीक है। कोर्ट्स में जो इनके स्पेशल कोर्ट्स होते हैं एनआईए कोर्ट्स, जिसमें कि फास्ट ट्रायल्स होते हैं, इसमें पूरे इंडिया में इनको ऑपरेट करने की पावर है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी करती है एजेंसीज़ के साथ अलग अलग, जैसे कि इंटरपोल हो गया, है ना, जो इंटरनेशनल पुलिस है आपकी। फिर यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो रोज़ बेसिकली कुछ ना कुछ आर्गूमेंट दे रहे हैं जो पिटिशनर्स हैं और जो गवर्नमेंट है। तो इसमें जो फाइनली कुछ आ जाएगा तो बताएंगे। वक्फ के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में रोज़ कवर कर रहे हैं, उसको प्लीज़ देख लीजिए। अभी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएपीए के बारे में है। जो यूएपीए उसने बेसिकली मेघालय का जो हाईन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, हाईन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, उसको 5 साल के लिए और अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है। तो यूएपीए बेसिकली है क्या, यूएपीए ये लोग के बेसिकली करते क्या था कि जो बांग्लादेश के जो सिम कार्ड्स हैं उसको उस कार्ड से व्हाट्सएप पर मेघालय के जो बिजनेसमैन्स हैं उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स करते थे, ठीक है। तो अब ये यूएपीए क्या है, यूएपीए बेसिकली जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। जो आपका इसका पर्पज़ ये है कि जो भी आपके कंट्री में जो है टेररिज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया था। इसका मेन एम जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, जो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है। तो अब ये इसका यूज़ क्या है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बैंड ग्रुप्स को डिक्लेयर करना, जो इसको बैन डिक्लेयर करना, ठीक है। और टेररिज्म रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को जेल में रखा जा सकता है विदाउट बेल फॉर लॉन्गर पीरियड। तो विदाउट बेल जो है लॉन्गर पीरियड जेल में रखा जा सकता है। जो स्टेट्स की जगह सेंट्रल एजेंसीज़ को ज़्यादा पावर देता है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में, ठीक है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाता है पूरी, टेररिस्ट फंडिंग को रोकना इसकी काम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देखता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। अब इन पर क्रिटिसिज्म ये होता है क्योंकि लॉ के अंडर एक्यूज को बेल मिलना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, तो मिस यूज़ के चांसेस गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा होते हैं।
तो बेसिकली ये इसकी समरी है। इनैक्ट गया था बेसिकली 1967 में, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया कि जो मल्टी पार्टी डेलीगेशंस हैं वो 33 कंट्रीज़ को विज़िट कर रही हैं, ताकि हाईलाइट कर सके जो इंडिया के जो कंसर्न्स हैं आपके टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ्रॉम पाकिस्तान, जो उसका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़, और कन्वे करने के लिए मैसेज की जो है इंडियाज़ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टू गेट द वर्ल्ड टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर 40 ईयर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इसके लिए बेसिकली ये मल्टी पार्टी डेलीगेशंस बनाए गए हैं। यहाँ पे इंडिया रिमाइंड कर रहा है चाइना और टर्की को कि जो रिलेशंस होते हैं म्यूचुअल सेंसिटिविटीज़ और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं, बट वहीं पे जो है टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो यूज़ किए गए इंडिया के ख़िलाफ़, और चाइना भी होस्ट किया पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को। तो वही एक्सपेक्ट किया है यहाँ पे कि टर्की को पाकिस्तान को बोलेगा कि जो है वो एंड करे सपोर्ट जो उसका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ है। तो जस्ट इसमें यही बताया गया और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो है ऐसा बोलना कि इंडिया के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बोलना गलत होगा। और इंडिया के कोर कंपोनेंट्स हैं जैसे पॉलिसी, प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि इसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस बनाता है। बट ये भी बोलते हैं कि हाँ इंडिया जो फॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट कोई नहीं है इसका, नो रिटन डॉक्यूमेंट, बट इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पॉलिसी, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन्होंने एग्जांपल लिया जैसे इजराइल हो गया, उनका भी कोई रिटर्न एनालिसिस नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जबकि पाकिस्तान जिसके पास जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पे इंटरनल थ्रेट्स होते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब जो ये आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का और बाइफर्केशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का इनटू यूनियन टेरिटरीज, ये भी पॉसिबल हो पाया ड्यू टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। कुछ फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज जी, वो एम्फसाइज करते हैं कि हमें एक रिटर्न जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है फॉर मोर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रक्चर्स लाइक थिएटर कमांड। ठीक है, थिएटर कमांड क्या है? बेसिकली यूनिफाइड जो है आपका मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है जो इंटीग्रेट करता है आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो है ऑपरेट करती है, तो उसी को बोलते हैं थिएटर। तो हर जो है फोर्स जो है अपने इंडिपेंडेंटली एरिया में ऑपरेट करने के बजाय एक फोर्स जो है एक सिंगल कमांडर के अंडर वर्क करती है, सिंगल कमांडर के अंडर, ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े हमारा, ठीक है, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े कोई भी ऑपरेशन हो। तो ये इसका आइडिया है कि जॉइंट ऑपरेशन हो जहाँ की सारी फोर्सेस प्लान और एग्जीक्यूट करें मिशन टुगेदर, है ना, जो भी डुप्लीकेशन एफर्ट्स हैं उसको रिड्यूस करें और इंश्योर करें बेटर रिसोर्स यूज़। प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 कीर्ति चक्रा और 33 शौर्य चक्रा जो है वो डिफेंस पर्सनल्स को दिया, जो कि आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस यूनिट से थे। तो अभी बेसिकली कीर्ति चक्रा है क्या? कीर्ति चक्रा जो है आपका सेकंड जो है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो ब्रेवरी, वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ठीक है, अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, और अवार्ड किया जाता है मेंबर्स जो आर्म फोर्सेज हैं, पुलिस और सिविलियंस हैं, फॉर एक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। तो पोस्टमसली भी इसको अवार्ड किया जा सकता है। ठीक है, और शौर्य चक्रा क्या, एक मिनट सॉरी, फिर यहाँ पे शौर्य चक्रा क्या है? शौर्य चक्रा जो है थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये भी जो है एक्ट ऑफ ब्रेवरी, करेज और जो है सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है, बट एनिमी के सामने नहीं। ये आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस पर्सनल सिविलियंस को दिया जाता है, ये भी पोस्टमसली दिया जा सकता है। ये रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली आपकी ब्रेवरी जो है किसी भी काउंटर टेररिज्म के टाइम पे, रेस्क्यू मिशन के टाइम पे, या कोई डेंजरस सिचुएशन के टाइम पे। फिर यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है गवर्नमेंट ने रिज़र्व किया है, जो इंट्रोड्यूस किया 4% रिजर्वेशन जो है कोई भी अलॉटमेंट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम होगी, तो वो 4% रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिज़र्व किया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स इक्विटी, डिग्निटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए, ऐसे पर्सनस के लिए, और इंक्लूसिव और एक्सेसिबल इंडिया को ये दर्शाता है। फिर यहाँ 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के बारे में हमने फर्स्ट पेज में देख लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो एक नेशन वाइड सर्वे का प्लान कर रहे हैं, जो नेशन वाइड सर्वे का प्लान कर रहे हैं
जो कि देश में ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको बेसिकली क्या समझा जाएगा, कितने लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल कितने लोग यूज़ करते हैं, है ना। और जो आपका कैनाबिस हो गई, सेडेटिव्स हो गए, कोकेन हो गया, ये सब कितने लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बेसिकली नेशन वाइड एक सैम्पल होगा, तो उसकी जब फाइंडिंग्स आएगी तब देखेंगे। यहाँ पे जो है सेकंड लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि 2030 तक दुनिया के सभी आधे से ज़्यादा एडोलसेंट जो हैं, लगभग 1 बिलियन, हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाई गई। और ओवरवेट जो है एडोलसेंट जो हैं, ओवरवेट एडोलसेंट 464 मिलियन हो सकते हैं, और 42 मिलियन साल की हेल्दी लाइफ मेंटल इशू जो हेल्थ इश्यूज़ और सुसाइड की वजह से ख़त्म हो सकती है। तो फंडिंग अभी बहुत कम हो गई है, ये इसका बेसिकली समरी है। सिर्फ 2.4% डेवलपमेंटल असिस्टेंस है एडोलसेंट हेल्थ के लिए जाता है, जबकि ये ग्रुप दुनिया की 25.2% पॉपुलेशन है। तो पिछले 20 सालों में मॉर्टेलिटी भी 27% गिरावट आई है एजुकेशन बढ़ाने की वजह से। एडोलसेंट जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में है, जहाँ 85% है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने वाले एडोलसेंट डबल हो गए हैं। तो ये सब इसकी फाइंडिंग्स है, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। इसकी ओवरऑल समरी यही है कि जो है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाई गई तो 1 बिलियन एडोलसेंट 2030 तक जैसे ऐसे देशों में रहेंगे जहाँ की इसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और जो फंडिंग है वो भी बेसिकली इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली आपके जो हमें अर्बन फॉरेस्ट की क्यों नीड है इंडिया में, उसके बारे में बताता है। तो जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट में 400 एकड़ लैंड जो अर्बन फॉरेस्ट की है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्री फेलिंग पर जो है रिप्रीमेंड किया और रोक लगा दी थी। तो अर्बन फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस इसमें बताते हैं कि जैसे कांचा बाउली जहाँ पे ये हो रहा था इंसिडेंट, हेल्दी अर्बन लाइफ के लिए ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज माइग्रेट करता है और पॉपुलेशन कम करते हैं, तो इनकी जो फॉरेस्ट इकोलॉजी उसकी अर्बन हीट आइलैंड भी रिड्यूस करता है, अर्बन हीट आइलैंड को भी रिड्यूस करता है फॉरेस्ट, और कार्बन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। और जो आपका पॉल्यूशन कम करता है बेसिकली, है ना, स्टॉर्म वाटर कंट्रोल करता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को शेल्टर देता है। दिल्ली जैसे शहरों में पॉपुलेशन के लेवल बहुत हाई हैं, है ना, अर्बन फॉरेस्ट एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं ये सारी। तो अब इसमें बेसिकली बताते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या हैं जो अर्बन फॉरेस्ट को हमारे लिए। थ्रेट जो हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन जो है वो बायोमेडिकल, सोशल और कल्चरल वेलबींग के लिए क्रिटिकल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काचा बाउली रेस्टोरेशन ऑर्डर एक पॉजिटिव स्टेप बोला गया है, जो ज़रूरी है सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी इसमें एक्टिव रोल इसमें प्ले करें, उसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट जो है वो ऑटिज़म केयर के बारे में है कि उसकी क्यों ज़रूरत है ऑटिज़म केयर की। तो ऑटिज़म क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो कि जिसमें कि आपका जो हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है और कम्युनिकेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। एक टाइप का एटिपिकल बिहेवियर और एक्टिविटीज़ देखे जाते हैं, और ऑटिज़म चाइल्डहुड में डिटेक्ट होता है, लेकिन डायग्नोसिस जो है वो लेट भी हो सकता है कि आपको ऑटिज़म है। तो एग्जिस्टिंग रिसर्च इसमें बोलें कि जो है ऑटिज़म के कॉजेज़ जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों होते हैं, और एमएमआर वैक्सीन ऑटिज़म से लिंक्ड एक पूरा गलत क्लेम है जो भी है, जो डिबंक हो चुका है, और चाइल्डहुड वैक्सीन्स ऑटिज़म का रिस्क नहीं बढ़ाते। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यूएस हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है उन्होंने एक अनाउंस किया एक बड़ा टेस्टिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट इस चीज़ को लेके, जो कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स को आइडेंटिफाई करेगा जो ऑटिज़म के एपिडेमिक के लिए पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो वहीं एक एम्स की डॉक्टर है, वो बोलती हैं कि लेकिन कोई सिंगल एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो है स्पेसिफिकली प्रूव नहीं हुआ है इसके उसमें। तो वही बेसिकली यहाँ पे यूएस में एक रिसर्च और टेस्टिंग फैसिलिटी का वो अनाउंस किया गया है इस ऑटिज़म केयर को एनवायरमेंटल टॉक्सिन आइडेंटिफाई करने के लिए, किस लिए ट्रिगर होता है। या नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में बताते हैं कि जो हमारा जो नेट एफडीआई है वो बेसिकली 2024-25 में इसमें 96% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो नेट एफडीआई होता क्या है, बेसिकली नेट एफडीआई जो आपका ग्रॉस एफडीआई होता है, जो पैसा हमारे यहाँ पे आया जो इन्वेस्टमेंट, और माइनस जो रिपेट्रिएशन, जो पैसा वापस गया, जो लोगों ने वापस भेजा अपने रिलेटिव्स को या कहीं भी, और जो इंडियन कंपनीज़ का जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो इंडियन कंपनीज़ का, तो ये बेसिकली ग्रॉस एफडीआई होता है।
तो ग्रॉस एफडीआई तो स्टेबल है, बट जो नेट एफडीआई है, जो हमारा नेट एफडीआई है, वो जो है कम हो रहा है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ जो है ज़्यादा पैसा जो है वापस अपने होम कंट्री ले जा रही हैं और इंडियन कंपनीज़ ने बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, जो फॉरेन कंपनीज़ वो अपना पैसा वापस होम कंट्री ले जा रही है और इंडियन कंपनीज़ बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हैं अब। तो ट्रेंड्स में देखें कि आरबीआई के मई बुलेटिन के हिसाब से पैंडेमिक के बाद जो है एफडीआई कॉन्टीन्यूसली जो है आपका नेट एफडीआई जो है कॉन्टीन्यूसली गिरता जा रहा है, क्योंकि रीपैट्रिएशन और जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है दोनों वो मिलके जो है ये इसको ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया ने के पास पैसा आ तो रहा है, बट लेकिन उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो इस वजह से नेट एफडीआई रिकॉर्ड लो पे आ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जर्मनी कैसे सोलर पावर हाउस बन गया है अभी अप्रैल 2025 में, उसके बारे में बताया है कि पहली बार अप्रैल में सबसे सोलर पावर सबसे ऊपर गया। 2024 में ये ट्रेंड मई में स्टार्ट हुआ था। तो सोलर पावर एक्सपेंशन का राज क्या है जर्मनी का, बेसिकली कि सोलर जो है 2019 में अब तक 90% से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। ठीक है, और 2024 में जर्मनी ने 15 गीगावाट नई कैपेसिटी बनाई है, ऐड की। अब टोटल यूटिलिटी स्केल सोलर कैपेसिटी 90 गीगावाट हो चुकी है। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या थे कि वही सिर्फ दिन में काम करता है, रात में बैकअप चाहिए होता है और तो बेसिकली क्या है कि अब ये दुनिया के लिए वर्ल्ड लेसन है कि कैसे वो अल्टरनेट करेगा, और लेकिन इसके लार्ज स्केल पावर बैकअप के लिए कोल और गैस भी ज़रूरी रहेगा, तो उसका मिक्स यूज़ कर रहा है। बट सोलर पावर में अप्रैल में सबसे ज़्यादा सोलर पावर हाउस बन गया है जर्मनी। तो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हैं वो जून में इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2% के टारगेट पे आ गया है और इकोनॉमी भी वहाँ की काफ़ी वीक है। तो उसके बारे में बेसिकली पूरा दिया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली रेयर डिजीज़ के बारे में है। तो रेयर डिजीज़ क्या होता है कि वो डिजीज़ होती हैं जो बहुत कम लोगों को होती हैं, और यूएस में अगर कोई बीमारी 2 लाख से कम लोग को होती है तो उसे रेयर डिजीज़ बोला जाता है, या उसे ऑर्फैन डिजीज़ भी बोला जाता है। और इन डिजीज़ का जो है इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो और पेशेंट्स भी कम होते हैं। डायग्नोसिस इसका देर से होता है, पता नहीं चलता है कि वो है कि नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स ही अनकॉमन है, अनक्लियर हैं, और ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हंटिंगटन डिजीज़, गॉशर डिजीज़, ये सब हो गए। तो ये सब रेयर डिजीज़ है जिनकी दवाई भी नहीं है। तो इसमें न्यूज़ में बेसिकली क्या है कि ऐसे जो इन सब डिजीज़ के जो भी कुछ भी थोड़े बहुत भी जो भी ड्रग्स हैं वो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा डबल हो गए हैं यूएस में। इनके पेशेंट भी बहुत कम होते हैं और जो है प्राइसेस काफ़ी इसीलिए हाई चले जाते हैं, और जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट को काफ़ी इंसेंटिव देना पड़ता है, जैसे लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सक्लूसिविटी। तो ये सारी इस चीज़ों की वजह से वहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई है। नेक्स्ट है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे मॉरिशस चागोज़ आइलैंड के बारे में है। तो इंडिया है, मॉरिशस है, यहाँ पे चागोज़ आइलैंड है डिजो ग्रेशिया के पास। तो ब्रिटेन ने मॉरिशस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो मॉरिशस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ब्रिटेन ने, जिसमें चागोज़ आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस को दी गई है। ठीक है, ये आइलैंड स्ट्रेटजिक लोकेशन पे हैं, और डिजो ग्रेशिया आइलैंड पे यूएस यूके का इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। डिजो ग्रेशिया भी यहीं पे। तो यूके ने बेस को 99 साल के लीज़ पे मॉरिशस से वापस ले लिया है। ठीक है, जो और एग्रीमेंट पे डिले एक जज के इंजेक्शन की वजह से हुआ। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो चागोज़ आर्कीपेलागो उसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो डिजो ग्रेशिया बेसिकली वही है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, मॉरिशस के नीचे आता है, एक बार मैप में भी देख लीजिएगा। इंडिया है, मॉरिशस है, यहाँ पे नीचे कहीं आता है। यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी अभी ब्रेक थ्रू नहीं आया है, और आगे की मीटिंग्स अभी तक डिसाइड नहीं हुई सीज़ फायर के लिए, और पीस प्रोसेस में अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यहाँ पे गाज़ा में इसराइल के कंटिन्यूड अटैक की वजह से जो 19 लोग की मौत हो गई हंगर से। तो अब बेसिकली इसराइल जो है गाज़ा में क्यों अटैक कर रहा है, उसके हॉस्टेजेस उसमें हैं, इन लोगों ने हमास ने बना रखे हैं। और हमास क्या है, हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है जो 1987 में बना था। ये गाज़ा स्ट्रिप में जो है काफ़ी पावरफुल है और इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो इनका मेन एम ये है कि पैलेस्टीन की आज़ादी और इसराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना। तो ये इसमें दोनों एक पॉलिटिकल विंग भी है और एक और मिलिट्री विंग भी है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व रहता है। इसराइल और कई दूसरे देश हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, क्योंकि ये सिविलियंस पर अटैक करते हैं। तो गाज़ा में हमास का कंट्रोल है टोटल, और जहाँ से ये रॉकेट और अटैक्स इसराइल पे लॉन्च करता है। तो
तो हमास और इसराइल के बीच कई बार वायलेंट क्लैशेस होते रहते हैं, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। न्यूज़ में हमने यही देखा कि ब्रिटेन ने कैसे मॉरिशस को जो है चागोस आइलैंड की सॉवरेनिटी दे दी है, और इसराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है, और कोई रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे रेयर डिजीज़ क्या होते हैं, उनके प्राइसेस कैसे बढ़ गए यूएस में। फिर हमने देखा कैसे जर्मनी सोलर पावर हाउस अप्रैल में बन गया, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट्स को क्या लेके क्या बोला। फिर हमने यहाँ पे देखा कैसे हमारा नेट एफडीआई गिरता जा रहा है, तो उसके रीजंस क्या हैं वो देखे हमने। ऑटिज़म केयर के बारे में देखा, ऑटिज़म डिजीज़ के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा, और तेलंगाना फॉरेस्ट से रिलेशन देखा। फिर यहाँ पे जो सर्वे होने वाला है ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस को लेके, उसके बारे में देखा। और फिर यहाँ पे हमने एडोलेसेंट हेल्थ में कैसे फंडिंग की ज़रूरत है वो देखा हमने, और हाउसिंग में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स में कैसे 4% रिजर्वेशन पर्सन और डिसेबिलिटीज़ को दिया जा रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के बारे में देखा। फिर हमने कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के रिटन डॉक्यूमेंट की क्यों ज़रूरत है वो देखा हमने। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है मल्टी पार्टी डेलीगेशंस जो है मिशन पे क्यों है बाहर पाकिस्तान के खिलाफ। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे वक्फ को लेके क्या सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। फिर उसके बाद में यूएपीए के बारे में देखा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे कोबरा कमांडो फोर्स के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे ग्रे हाउंड्स के बारे में जाना, और एनआईए के बारे में जाना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे कावेरी अथॉरिटी में क्या रिव्यू चल रहा है वाटर के लेके वो देखा, और कैग के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है अमृत भारत रेलवे स्टेशन के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देखा पूरा। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ डिस्कशन हमारा। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और जो है कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।